साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लेके चलने वाले हैं डिजिटल बोर्ड के ऊपर अपना और पूरा डिजिटल बोर्ड में बच्चों हम लोग कक्षा 10 का जो क्वेश्चन आंसर की हमारे पास में सीरीज है, उसको हम लोग एकदम धाकड़ तरीके से खत्म करने वाले हैं। जी हाँ, और ये जो क्वेश्चन आंसर आपका होगा, अभी मैं चैप्टर वाइज़ बच्चों लेकर के चल रहा हूँ कि जैसे-जैसे चैप्टर हमारे पास में खत्म होते जाएगा, वैसे-वैसे मैं इसकी सीरीज़ लेकर के चलूँगा। देखिए, पहले सबसे पहली बात आप लोगों को लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मैं आप लोगों को यहाँ से बताना चाहूँ, तो कह रहा है कि हमारे पास में प्यारे बच्चों ध्यान दे रहा है एक चीज़ है आप लोगों क्योंकि यहाँ से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को अपना टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। सर, टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा मतलब क्या कह रहे हैं? हमने कहा जी हाँ। पहले तो आप लोग ये समझने की कोशिश करें कि हम लोग टाइम मैनेज कैसे करेंगे। 10th की आप लोगों को एक प्रण लेकर के चलना है कि फरवरी से आपके एग्ज़ाम हैं। मान कर के चलो, फरवरी से आप लोगों के एग्ज़ाम है, अभी आपको स्कूलों में प्रैक्टिकल के नाम पर बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ने का टाइम नहीं दिया जा रहा है। तो प्रैक्टिकल का वगैरह आप कर लीजिए, फिर उसके बाद में आपके केमिस्ट्री के 4 ही चैप्टर हैं, केमिस्ट्री और फिज़िक्स की गारंटी मेरी है। अनसॉल्व ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, हमारा कहने का मतलब समझना। आप लोगों में केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं एकदम से लास्ट चैप्टर लेकर के चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों का टारगेट क्या होगा? लास्ट चैप्टर पे। अब बच्चों, अगर लास्ट चैप्टर हम लोगों को कंप्लीट कर ले रहे हैं कि सर लास्ट चैप्टर हमारे पास में जो कंप्लीट होते हुए हमारा चला जा रहा है, पहले हम उसको कंप्लीट करवाएँगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि हमारे पास में जो बहुविकल्पीय प्रश्न बनेगा, बच्चों इसकी हम बात कर लेंगे कि अगर बहुविकल्पी प्रश्न हम लोगों को आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारे हिंट मिल जाएँगे और इसी बहुविकल्पी क्वेश्चन में प्यारे बच्चों जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें आ जाएँगी, उसका ज़िक्र हम लोग कर लेंगे। अब इस इम्पोर्टेंट के तौर पर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? इम्पोर्टेंट में जैसे चैप्टर का हमारे पास में क्या होता है? थीम होता है। चैप्टर शुरुआत में मतलब इस बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपको जड़ तक के जाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये हम लोग रफ्तार में पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर हमारे सर पर है, अब ज़्यादा डीपली घुसने से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो बच्चों हम लोग यही देख कर के यहाँ से चल रहे हैं कि हमारे पास में जितनी भी चीज़ें हमारे पास में आएँगी, अब ये इतनी चीज़ों को हम लोग अपने साथ में क्या करेंगे, लेकर के चलने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए देरी ना करते हुए आज की क्लास को बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में जो क्वेश्चन हमारे पास में बना है, वो कौन-सा क्वेश्चन हमारे पास में आएगा। एक बात बच्चों पहले मुझसे आप लोग ये समझो, पहला क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है आज का कि कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या होता है? बच्चों, अगर कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत की हमसे बात करेगा कि मुख्य स्रोत क्या होते हैं, तो बच्चों स्रोत का मतलब पहले हम लोग ये जानकारी लेते हैं कि सर हमको पहले आप ये बता दीजिए कि जो हमसे यहाँ पर स्रोत के बारे में ये जानकारी ले रहा है, एक्चुअली में ये स्रोत हमारे पास में है क्या? समझो, यहाँ से डियर हमको कह रहा है कि बताइए कि इसका मुख्य स्रोत क्या होगा? तो स्रोत अगर कभी भी बोल रहा है तो आपको कह रहा है कि स्रोत का मतलब क्या होगा? कार्बनिक यौगिक कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये कहाँ से निकलते हैं? ये किसके अंदर में से निकल कर के आ रहे हैं? जैसे मैंने आपको ये कह दिया कि बताओ पनीर का स्रोत क्या होता है? तो कह रहे हैं कि सर पनीर का स्रोत क्या होता है ना, दूध होता है सर। दूध में से पनीर को निकाला जाता है। वेरी गुड। हमने कहा कि बताओ घी का स्रोत क्या होता है? तो घी का स्रोत जो होता है वो भी दूध ही होता है। हमने कहा कि चीनी का स्रोत क्या होता है? कहें सर गन्ना। वॉव! अब तो हमको समझ में आने लगा। अंडे का स्रोत क्या होता है? मुर्गी होती है ना। उसी प्रकार से यहाँ से समझो हमारे ज्ञान का स्रोत क्या होता है? किताबें होती हैं। तो कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या होता है? स्रोत के बारे में समझ में आ गया। कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 हमको दे रहा है बच्चों, इसमें हमको कह रहा है कि कोल-तार से प्राप्त होता है और हमको कह रहा है कि कोल-तार तथा पेट्रोलियम से प्राप्त होता है और कह रहा है कि पेट्रोलियम से प्राप्त होगा या कह रहा है कि इसमें से किसी में से नहीं प्राप्त होते हैं। तो हम लोग पहले समझ करके चलते हैं कि कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं? ये पहले आप लोग जानकारी ले लीजिए प्यारे बच्चों कि कार्बनिक यौगिक हमारे पास में क्या होगा? ध्यान से समझ कर के चलना। तो हमको प्यारे बच्चों यहाँ से कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक, ध्यान से देख कर के चलना। तो अगर हम लोगों को यहाँ से ये जानकारी लेके चलेगा कि बताओ कि कार्बनिक यौगिक हमारे पास में क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, अगर कार्बनिक यौगिक के बारे में जानकारी ले लेगा, तो कार्बनिक यौगिक आपके पास में होता है मीथेन और यहाँ से कार्बनिक यौगिक आपके पास में होगा एथेन और यहीं से हमारे पास में C6H6 होता है, जिसे नॉर्मल भाषा में आप लोग क्या बोलते हो? बेंजीन भी कहते हो।
चलिए सर ये भी हो गया। और कह रहा है कि सर हमारे पास में फ़िनॉल भी होता है, जिसे आप लोग C6 यहाँ से H5 और OH बोलते हो। बच्चों इसे आप लोग प्यार की भाषा में क्या बोलते हो? फ़िनॉल कहते हो। चलिए सर ये भी हमारे पास में हो गया। और हमने कहा कि यहाँ से अगर हम लोग बेंज़ीन रिंग इस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है? अगर बेंज़ीन के ऊपर यहाँ पर हम लोग लगा देंगे CH3 तब तो सर इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कह रहा है कि इसे हम लोग टॉलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग टॉलुइन का यौगिक कहा जाता है। ये हमारे पास में टॉलुइन प्राप्त हो गया। और अगैरा-वगैरा हमारे पास में जैसे कह रहा है कि हमारे पास में यूरिया बन जाता है। बच्चों क्या बनता है? यूरिया होता है। ये भी एक प्रकार के हमारे पास में क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। और हमने कहा जैसे हमारे पास में क्या होता है? पिरिडीन होता है। बच्चों ध्यान से देख कर के चलना। हमारे पास में जो पिरिडीन बनेगा, वो भी हमारे पास में क्या होगा? यही यौगिक होता है। हमने कहा कि हमारे पास में यहीं से बन जाएगा पेट्रोल। क्या बनेगा? हमारे पास में यहाँ से बन कर के जाएगा पेट्रोल। बच्चों यहाँ से हमारे पास में बन करके जाएगा क्या? डीज़ल बनेगा। हमने कहा कि हमारे पास में यहीं से बन करके जाएगा केरोसिन। अच्छा केरोसिन का मतलब क्या होता है? कहें सर इसको ना गाँव देहात की भाषा में एक शब्द बहुत अच्छा कहा था। हमने कहा बच्चा क्या कहता है? मिट्टी का तेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्टी का तेल कहा जाता है। गाँव में कहते नहीं हैं मिट्टी का तेल। तो इसका मतलब ये मिट्टी का तेल है। तो मिट्टी खोद करके ये तेल निकाला जाता है। गाँव में भी समझ होती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें खोद करके निकाली गई हैं, मिट्टी से प्राप्त हुई हैं। इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? मिट्टी का तेल कह रहे हैं। चलिए, तो ये सब मैंने आपके सामने जो अभी ज़िक्र किया, प्यारे बच्चों ये सब कार्बनिक यौगिक हैं। कैसे हैं? कार्बनिक यौगिक हैं। कह रहा है कि प्राप्त कहाँ से हुआ सर ये हमसे पूछ रहा है। हमने कहा हाँ भैया मैं आपको समझाता हूँ। ये प्राप्त कहाँ से हुआ है आप इसके ऊपर चलिए हम लोग डिस्कशन थोड़ा-सा कर लेते हैं कि कार्बनिक यौगिक हमारे पास में कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है? तो देरी न करते हुए चलिए पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि हमारे पास में जो कार्बनिक यौगिक होगा ये कहाँ से प्राप्त होता है। ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दे दिया। अब इसको हमें हटाना पड़ेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट सी चीज़ों का लेते रहें, जो कि बिना हटाए चीज़ें नहीं चल सकती हैं, खत्म नहीं हो पाएँगी। चलिए, इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हटाएँगे, आगे देख के चलते हैं। चलिए, एक बार हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं। अब बच्चों चीज़ों को समझ कर के चलें कि नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर हमारे पास में क्या होगा। एक साइड में हम लोग लेकर के चल रहे हैं पहला वाला कि हमारे पास में सर पेट्रोलियम होगा। ध्यान से देख कर के चलना। तो ये हमने न्यू पेज ले लिया। बच्चों एक स्लाइड के ऊपर हम लोग अपना जो लेकर के काम करने वाले हैं, इसमें हमारे पास में एक स्लाइड में हमारे पास में होगा पेट्रोलियम और दूसरी स्लाइड के ऊपर हम लोग लेकर के चलने वाले हैं, यहाँ से हमारे पास में क्या होगा? और दूसरी स्लाइड हमारे पास में जो जाने वाली है प्यारे बच्चों, वो यहाँ से जाने वाली है किसके पास में? चलो कोल तार के पास में। तो पहली स्लाइड हमारे कहा कि ये इधर हम लोग लिख लेते हैं कि सर पेट्रोलियम क्या होता है? बहुत ज़्यादा मार्कर हमारा मोटा हो गया है, इसे थोड़ा पतला कर लिया जाता है। बच्चों ध्यान से देख के चलो, इसे हम लोग यहाँ से बोल के चलते हैं कि पेट्रोलियम क्या होता है? प्यारे बच्चों ध्यान से समझ के चलना। पेट्रोलियम क्या होते हैं, इसकी जानकारी पहले हम लोग यहाँ से ध्यान से देख के चलते हैं कि सर पेट्रोलियम क्या होता है? इसको हमें थोड़ा-सा आप समझा दीजिए कि पेट्रोलियम हमारे पास में क्या होते हैं? तो पहली बात तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए यहाँ से ले लेता हूँ कि सर पेट्रोलियम हमारे पास में कहाँ से बन कर के जाएगा? यहाँ से चार्ट लेने के लायक हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए एक हम लोग रूलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास में रूलर है, इसको हम लोग यहाँ से ये लेकर के आते हैं कि हमारे पास में भाई साहब ये क्या बन कर के जाएगा, ठीक है? चलिए, एक हमने कहा कि भाई साहब हमारे पास में तो ये स्केल हमारी आ रही है। चलिए, अब इसको हमने ख़त्म कर दिया। तो ये हमारे पास में पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमने कहा सरकार जो हमारे पास में पेट्रोलियम प्राप्त होता है ना, ये जो पेट्रोलियम प्राप्त होगा हमारे पास में 1 मिनट। पेट्रोलियम अगर हमारे पास में प्राप्त हो रहा है तो ये कहाँ से प्राप्त होगा? हमने कहा कि पेट्रोलियम को बच्चों प्राप्त किया जाता है पृथ्वी से। कहाँ से? पृथ्वी से प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब सर पृथ्वी के नीचे होते हैं? हमने कहा बिल्कुल सही पेट्रोलियम को पृथ्वी के नीचे से ही प्राप्त किया जाएगा। हमने कहा कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास में बच्चों क्या होती है? पृथ्वी होती है। बिल्कुल सही सर। अच्छा ये पृथ्वी के नीचे आप लोगों ने ये चीज़ें देखा होगा कि नहीं? पृथ्वी के नीचे बहुत सारी बच्चों क्या होती हैं? परतें होती हैं।
पृथ्वी के नीचे जो बहुत सारी हमारे पास में परत हमको दिखाई दे रही है, ये पहली परत हम लोग मान लेते हैं, दूसरी परत हम लोग मान लेते हैं। चलिए सर, पहली परत भी हो गई है, दूसरी परत भी हमारे पास हो गई। अच्छा ये बताओ, पृथ्वी जो अपने अलग-अलग परतों से मिल कर के बनी हुई है, इस पृथ्वी की अलग-अलग परतों के बीच में आप लोगों को पता है इसके बीच में प्यारे बच्चों गैस भरी होती है कि नहीं? तो पृथ्वी के परतों के बीच में जो यहाँ से गैसें भरी गई होती हैं, यहाँ पर ये गैसें होती हैं। तो पृथ्वी के नीचे हज़ारों साल पहले जो हमारे पास में समुद्र में जीव-जंतु, वनस्पतियाँ थीं या उथल-पुथल के वगैरह से जो पेड़-पौधे थे, ये पृथ्वी पर उथल-पुथल हुआ और ये सारी चीज़ें सड़-गल के नीचे एकदम से जा कर के दब गईं। जब ये नीचे दब गईं, तो दबने के बाद में उसको जब नीचे से निकाला जाता है, तो एकदम से काले-काला मोबिल के जैसा इसमें तार बना होता है। जिसे टार कहा जाता है। तो अब कह रहे हैं कि इसके नीचे जो लिक्विड है, तेल है, इसको पृथ्वी के नीचे से खोद करके ऊपर यहाँ निकाला जाएगा। तो पृथ्वी के नीचे से खोद करके जब इसको ऊपर निकाला गया, तो प्यारे बच्चों इसे कहा गया पेट्रोलियम। क्या कहा गया? इसे कहा गया है यहाँ से पेट्रोलियम कहा गया है। तो पृथ्वी के नीचे से जो तेल निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहा जाता है। एक बात समझ में आ गई कि वनस्पति सड़ गल गई है। हम लोग जब मर जाएँगे पृथ्वी के बहुत नीचे अगर हम लोगों को दबा दिया जाएगा, जब बहुत दाब हमारे ऊपर पड़ेगा, तो हमारा तेल निकल जाएगा। इसका मतलब वही हमारा जलाने के काम में आता है। इसका मतलब घर में जो पेट्रोल, डीज़ल, मिट्टी का तेल आ रहा है, वो जीव-जंतुओं के सड़े-गले अवशेष हैं। बिल्कुल, वही है। पेट्रोल में आपके पूर्वजों के दादा या दादा के दादा, परदादा घुसे हुए हैं पेट्रोल में। उनके अवशेष उसमें पाए जा रहे हैं। मछलियाँ हैं, कंकाल हैं, सभी चीज़ें, पेड़-पौधे हैं, वो है पेट्रोल, डीज़ल, मिट्टी का तेल। अब हमने कहा इसका मतलब ये इसके नीचे से निकाला गया है, अब ये जो लिक्विड निकल के आया जैसे बाल्टी में निकल कर के आ रहा है, इसी तेल को कढ़ाई में रख कर के खूब ज़्यादा गरम करेंगे, तो गरम करने के बाद में इसी पेट्रोलियम में से हमारे पास में यहाँ से निकल कर के बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसी में से प्यारे बच्चों हमारे पास में निकल के आएगा क्या? पेट्रोल। इसी में से हमारे पास में निकल के आएगा प्यारे बच्चों क्या? डीज़ल। इसी में से ही निकल कर के आएगा और प्यारे बच्चों इसी में से हमारे पास में निकल कर के आता है केरोसिन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? इसी में से केरोसिन निकल के आएगा और इसी में से हमारे पास में जो निकल के आएगा, आप लोगों को पता होगा कि मीथेन गैस भी इसी में से निकलती है। क्या निकलती है? मीथेन गैस इसी में से निकल के आएगी। इसी में से हमने कहा टॉलुइन निकल कर के आएगा। क्या निकल के आएगा? इसी में से हमारे पास में टॉलुइन निकलेगा। ओह माय गॉड! इसी में से वैसलीन निकल कर के आती है। अच्छा ठंड का मौसम चल रहा है, तो चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ रही होंगी। लड़कियों की ओह माय गॉड! मेरी स्किन डैमेज हो रही है। तो वो क्या करेंगे रूखी-रूखी त्वचा पर उस पे लगाया जाता है वैसलीन ताकि त्वचा रूखी ना रहे। तो देखो वैसलीन कहाँ से निकाली जा रही है? पेट्रोलियम से और वैसलीन एकदम जेल के जैसी होती है। जेल का मतलब गाढ़ा-गाढ़ा ऐसे-ऐसे कर दो तो हिलने वाला पदार्थ होता है। जेल वाली जेली टॉफ़ी खाए हो कि नहीं? तो वही जेल होता है। वैसलीन पेट्रोलियम से निकाली गई है, बनी कैसी है? जेल के जैसी। इसीलिए वैसलीन का कभी-कभी ऐड आता है टीवी में, तो वो ऐड देते हैं पेट्रोलियम जेली वैसलीन। तो पेट्रोलियम जेली वैसलीन क्या है? क्योंकि वो पेट्रोलियम का ही एक प्रकार का अंश होता है। अच्छा लड़कियों की सुंदरता बढ़ाने वाली क्रीम होती है। लड़कियों की क्या होती है? क्रीम होता है। हमने कहा गोरा करने की क्रीम। ध्यान से देख कर के चलना, गोरा करने की क्रीम। अच्छा अब ध्यान से देख कर के चलो, गोरा करने की क्रीम आ गई है। तो गोरा करने वाली क्रीम क्या होती है भाई साहब? गोरा करने वाली जो क्रीम होती है ना, वो सड़े गले जीवों के अवशेष हैं। इसी पेट्रोलियम को जैसे दूध को खूब ज़्यादा गरम करो एकदम से, तो दूध को पहले गरम करो तो पेट्रोल निकल गया। जब इसको पहले गरम किया गया तो पेट्रोल निकला और गरम किया गया तो डीज़ल निकला, मिट्टी के तेल निकला। जब एकदम से काँच बाद में बच जाता है ना, वही कहते हैं बेकार लड़कियों को का बना देना है, क्रीम बना देना है। अब इसको लड़कियाँ अपने चेहरे पर लगाती हैं, ओह माय गॉड! मेरी स्किन अब क्या होगी, गोरी होगी। अरे पगली! सड़े गले जीवों का अवशेष लगा रही है। हम कहते हैं हमारे पड़ोसी में कुत्ता मर गया है। चलो ओका उठा लाओ, वहाँ से क्रीम निकाल के लगाना, गोरी हो जाओगी। होगा ना? इसीलिए काले लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं। काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं। चलो इतनी सारी चीज़ें हमारे पास में ये इस पर लगी हुई हो गई। तो ये
एक प्रकार की जितनी चीज़ें हमारे पास में निकल के आ रही हैं, ये हमारे पास में है। इसी में से हमारे पास में निकल के आएगा सर बेंजीन। क्या निकल के आएगा? इसी में से हमारे पास में निकल के आएगा बेंजीन निकल के आता है। चलो एक बात ये हो गई है। अब हम लोग यहाँ से देख के चलते हैं कोल तार क्या होता है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास में कोलतार की बात करेगा कि सर कोलतार किसे कहते हैं हमको ये बता दीजिए। हमने कहा बच्चा पार्टी कोलतार हमारे पास में जो होता है वो क्या होगा? तो कोलतार की बात अगर कभी भी हमसे कर दिया कि सर कोलतार किसे कहा जाता है? तो कोलतार का मतलब ये है कि जैसे कोयला होता है, जब कोयले को बहुत ज़्यादा प्रेशर पे रख करके कोयले को बहुत ज़्यादा प्रेशर पर रख करके इस कोयले का क्या किया जाता है? आसवन कराया जाता है। इस कोयले का क्या कराया जाता है? आसवन कराया जाता है। तो आसवन के बाद इस कोयले का क्या निकल जाता है? तेल निकल जाएगा और इस तेल को क्या कहते हैं? कोल तार कहा जाएगा। क्या कहते हैं? इस कोयले को कोल तार कहा जाता है। कोल तार एक मोबिल जैसा गाढ़ा पदार्थ होता है। किसके जैसा होता है? तेल जैसा होता है। किसके जैसा होगा? तेल जैसा होगा। ये भी काला पदार्थ गाढ़ा-गाढ़ा एकदम तेल जैसा होगा। ये भी काला पदार्थ गाढ़ा-गाढ़ा एकदम तेल जैसा होगा। एक साइड में ग्लास में भर के रख दूँ पेट्रोलियम, एक साइड में रख दूँ आपको कोल तार, समझ नहीं पाओगे कि कौन-सा कोल तार है, कौन-सा पेट्रोलियम है। दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। सर इसमें से क्या निकल के आएगा? हमने कहा इसमें से निकल के आएगा हमारे पास में CH4, इसमें से हमारे पास में निकल के आएगा C2H5, इसमें से निकल के आएगा हमारे पास में क्या होगा बेंजीन, इसमें से निकल कर के आएगा हमारे पास में टालुइन। क्या है? टालुइन। लेकिन इसमें से पेट्रोल डीजल नहीं निकलेगा। इसका मतलब सर कुछ यौगिक जो इसमें से निकल रहे हैं, वही यौगिक इसमें से भी निकल रहा है। हमने कहा हाँ, और ये जितने यौगिक आपके पास में निकल के चले आ रहे हैं, इन सारे के सारे यौगिकों को कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन सारे यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाएगा। अब बताओ प्यारे बच्चों जब इन यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाएगा, तो इसमें से भी कार्बनिक यौगिक प्राप्त हो रहा है, इसमें से भी कार्बनिक यौगिक प्राप्त हो रहे हैं। तो चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे कोलतार हो, दोनों से क्या प्राप्त होता है? कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। अच्छा ये जो कार्बनिक यौगिक हमारे पास में निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब एक बात आप लोगों को समझ में आ गई है कि नहीं? बढ़िया अच्छा खासा आप लोगों को एक बात समझ में आ गया होगा कि सर हमारे पास में जितने प्रकार के यौगिक हमने आपको अभी-अभी बता दिया है, ये सारे हमारे पास में यौगिक कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि सर जितने यौगिक का हमने निर्धारण यहाँ पर किया है, इसे आप लोग समझ कर के चलिए, तो इसका मतलब ये कहीं न कहीं आप लोगों के लिए कहाँ भाग गया भाई तू? इधर आ। चलो, इसको एक बार फिर से हम लोग इधर ले लेते हैं। तो कह रहा है कि सर इसको थोड़ा-सा अगर छोटा कर देते ना, तो ये हमारे पास में बात समझ में आ जाती कि इसको हम लोग कहाँ से लेकर के आ रहे हैं। चलो, इस पे तो हमारे पास में ये बात समझ में आ गई। अब हमको इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एक बात तो हमारे पास में समझ में आ गई ना पेट्रोल, डीज़ल, मिट्टी का तेल, केरोसिन वगैरह इसमें सारी चीज़ें आ गई। अब हम लोग ध्यान से देख के चलते हैं कि नेक्स्ट वाला हमारे पास में जो टॉपिक है ये क्या होगा? तो बच्चों बताओ क्वेश्चन क्या हो सकता है आंसर? कह रहे हैं कि सर कार्बनिक यौगिकों का जो मुख्य स्रोत होता है, वो मुख्य स्रोत के तौर पर काम कौन करेगा? तो कह रहे हैं कि मुख्य स्रोत के तौर पर बच्चा पार्टी जो काम करने वाली है, वो हमारे पास में चाहे कोलतार हो, चाहे पेट्रोलियम हो, दोनों में से कार्बनिक यौगिक निकलेगा। इसका मतलब सेकंड इज़ द राइट आंसर। सेकंड आंसर हमारे पास में सही है। कुछ कार्बनिक यौगिकों का मैं नाम लिख देता हूँ। जैसे हमारे पास में बच्चों C2H4 होगा, C2H क्या होगा 6 होगा। इसे हम लोग कुछ को कहते हैं यहाँ से एल्केन के यौगिक, कुछ को हम लोग बच्चों पार्टी यहाँ से कहते हैं एल्कीन के यौगिक, कुछ को हम लोग यहाँ से कहते हैं एल्काइन के यौगिक। हमने कहा कि जैसे हमारे पास में प्रोटीन हो जाता है, क्या होगा? प्रोटीन होगा। हमारे पास में क्या होगा? वसा होगा। और हमने कहा कि हमारे पास में जैसे बेंजीन होता है, क्या बोल के चल सकते हैं? बेंजीन बोल सकते हैं। और बच्चों हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं? टॉलुइन बोल सकते हैं। और यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? पिरिडीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पिरिडीन। ये जितनी सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारे के सारे हमारे पास में कार्बनिक यौगिक ही होती हैं। इसमें दिक्कत नहीं लेना है।
समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास में क्या होगा, प्राचीन काल में एल्ब्यूमिन क्या है? प्राचीन काल में बच्चों इसमें कह रहा है कि एल्ब्यूमिन तथा हमारे पास में यूरिया को किस पदार्थ की श्रेणी में रखा जाता है? तो ये जो सारे के जैसे अंड-एल्ब्यूमिन, ये अंडे वगैरह भी हमारे पास में होगा और कह रहा है कि यूरिया, यूरिया मानव के मूत्र से निकलता है। तो कह रहा है कि इन और गोबर जो होता है, इन सबको जंतु पदार्थ की श्रेणी में रखा गया था। ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? जंतु पदार्थ होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देख कर के चलते हैं कि हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? कार्बनिक यौगिक के निर्माण का जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्बनिक यौगिक के निर्माण का जैव शक्ति सिद्धांत जो दिया था, वो बच्चों किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन हमारे पास में बर्जीलियस ने दिया था। किसने दिया था? ये क्वेश्चन हमारे पास में बर्जीलियस ने दिया था। इन सारे क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाले हैं, लेकिन चैप्टर टच किया तो मैंने कहा एक बार बता देता हूँ। और फिर मैंने कहा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास में क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्होलर द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक पदार्थ कौन था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर इस क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूँगा कि बताओ सबसे पहला जो हमारे पास में क्वेश्चन अगर हमारे पास में ये बनेगा, तो हम लोग क्या दिखे के चलेंगे कि क्वेश्चन हमारे पास में क्या होगा, ठीक है? तो इसका मतलब तो व्होलर द्वारा प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक कौन-सा बन सकता है? जल्दी से आप लोग ये बताएँ कि हमारे पास में जो यौगिक हमारे पास में बनने वाला है, वो कौन-सा यौगिक बन सकता है? जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग डिस्कस करो। किसने कौन-सा यौगिक बन सकता है? सबसे पहले बनने वाला कार्बनिक यौगिक, कौन-सा कार्बनिक यौगिक होता है? मैं टाइमिंग लगा देता हूँ आपके लिए। जल्दी से टाइमिंग आप लोगों को देखना है कि कौन-सा हमारे पास में हो सकता है, ठीक है? मैं आपके लिए टाइमिंग सेट कर देता हूँ कि सर कितने टाइमिंग पे आपको बोल देना है। 30 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूँ, जल्दी से हमको बता दीजिए कि 30 सेकंड पर आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं? चलिए स्टार्ट। 30 सेकंड मैंने लगा दी है, जल्दी से आप लोग बताएँ कि इसका आंसर हमारे पास में क्या हो सकता है? जल्दी से। अच्छा माइनस में चले गए क्या आप लोग? वेरी गुड, टाइम ओवर, बस, बस, बस टाइम ओवर। चलो इसको हम लोग पॉज़ कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से लेंगे। सबसे पहले बनने वाला कार्बनिक यौगिक पेट्रोल हमारे पास में नहीं होगा, ध्यान देना। प्यारे बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले बनने वाला कार्बनिक यौगिक प्रोटीन नहीं है, वसा नहीं है, स्टार्च नहीं है, ये है हमारे पास में यूरिया। सबसे प्रयोगशाला में पहले बनने वाला कार्बनिक यौगिक। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास में क्या आ रहा है? हमारे पास में यूरिया आ रहा है। अच्छा ध्यान से देख कर के चलना, यूरिया अगर इसका आंसर हमारे पास में होगा तो यूरिया का क्या होगा? कुछ यहाँ से फ़ॉर्मूला भी होगा। तो इसका मतलब यूरिया का फ़ॉर्मूला क्या होगा? तो यूरिया का फ़ॉर्मूला हमारे पास में होता है NH2CONH2 होता है। ये फ़ॉर्मूला होगा। ये तो कई-कई लोग इसी को NH2 का होल ट्वाइस और फिर इसी को बता देंगे CO बता दिया जाता है। इसी को हम लोग यहाँ से कर देंगे कि हमारे पास में क्या होगा N2 होगा, CH4 होगा, CO होगा। इसी को कुछ लोग फ़ॉर्मूले के तौर पर चेंज करेंगे, CH4 होगा, फिर इसका बात तो हमने ख़त्म कर दिया CH4 लिख कर के, फिर हमने N2 कर दिया, फिर हमने O कर दिया। ये जितने फ़ॉर्मूले मैंने लिखा है, सारे के सारे फ़ॉर्मूले यूरिया के ही फ़ॉर्मूले हैं। ये यूरिया को इतने तरीके से लिखा जा सकता है। ध्यान देना प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये टॉपिक इम्पोर्टेंट बन रहा है चूँकि यूरिया का फ़ॉर्मूला कई प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा सर, एक तो यूरिया का जो प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, वो यूरिया का प्रकार हम लोग कैसा लिख सकते हैं? कह रहा है कि सर NH2CONH2 लिखा जा सकता है। ठीक है सर, एक प्रकार हमने यूरिया का पढ़ लिया।
सर दूसरा अगर यूरिया का फ़ॉर्मूला हम लोग निकालेंगे कि यूरिया का फ़ॉर्मूला क्या होता है, तो यहीं से हमको कह रहा है इसी NH2 को 2 भागों में लिख दो। NH2 का क्या होगा? होल ट्वाइस होगा, यहाँ से CO हो जाएगा। कहें सर इतना भी हम लोग कर लेंगे, इतने भी हम लोग ज़्यादा मूर्ख नहीं हैं, मतलब थोड़े बहुत हो। अब यहीं से अगर हम लोग तीसरा वाला फ़ॉर्मूला यूरिया का निकाल के चलेंगे कि तीसरा फ़ॉर्मूला यूरिया का क्या बनेगा? इसी को हम लोग कर लेंगे N2H4CO कर लेंगे। यही वाला आगे चल के जो हमारे पास में यूरिया का फ़ॉर्मूला जाएगा, ये आगे चलेगा तो फ़ॉर्मूला हमारे पास में यूरिया का क्या बन कर के जाएगा? ध्यान से देखना, अगर इसी को हम लोग करेंगे CH4 होगा, यहाँ से क्या होगा N2 होगा, O हो जाएगा। बच्चों इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अलग-अलग बना कर के रख दे रहा हूँ, कैसे भी यूपी बोर्ड वाला क्वेश्चन पूछे, लेकिन आपको मेरे बच्चों को कभी फँसा नहीं पाएगा। तो हमने कहा पहला क्वेश्चन मैंने ये भी बता दिया कि यूरिया सबसे पहला कार्बनिक यौगिक होता है। ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसे फर्स्ट बार प्रयोगशाला में किसमें? लैब में क्या किया गया था? इसे टेस्ट किया गया था। प्यारे बच्चों ध्यान देना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, महा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे ज़रूर आप लोग अपने ज़हन में बैठा लेना कि यूरिया सबसे पहला कार्बनिक यौगिक होता है। आप चाहे जिस ज़िंदगी में रहो, आप लोगों से ये ज़रूर पूछ कर के चलेगा कि हमारे पास में क्या होता है? यूरिया ऐसे ही बन कर के हमारे पास में जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट लेकर के चलते हैं कि क्या बनेगा। अब एक बात तो हमारे पास में यहाँ से आ गई है कि यूरिया अगर हमारे पास में बना तो ये बना। और दूसरी बात, जैव शक्ति सिद्धांत का सर्वप्रथम खंडन करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? तो इसका जो हमारे पास में आंसर जाएगा होलर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वे हाइड्रोकार्बन, ध्यान से देखना, कह रहा है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर के यौगिक उपस्थित होते हैं। पूरा क्वेश्चन हालांकि उसमें नहीं है, या सल्फर के यौगिक उपस्थित होते हैं। अब प्यारे बच्चों यह या सल्फर की या सल्फर उपस्थित होता है, ऐसा या सल्फर उपस्थित होता है, उसे क्या कहा जाता है? हमने कहा कि जितने कार्बनिक यौगिक होते हैं, ध्यान से समझना, सॉल्यूशन दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जितने भी हमारे पास में कार्बनिक यौगिक होते हैं, सब कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बने होते हैं। ये बात आप लोगों ने देखा होगा। चलो ठीक है, अगर सब कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर के बने हैं, तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मैं HC लिख करके चल रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन। कुछ हाइड्रोकार्बनों का मैं संकेत दे देता हूँ आपको। जैसे कह रहा है कि कुछ हाइड्रोकार्बन हमारे पास में यहाँ से हैं। तो सर जो कुछ हाइड्रोकार्बन आपके पास में यहाँ से मैं देख रहा हूँ, ये जो आपके पास में हाइड्रोकार्बन हमको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी हाइड्रोकार्बन हमारे पास में थे, सारे के सारे आपके पास में ही चले गए हैं। अब हमको दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जब हमको दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा तो कोई बात नहीं भाई साहब। सल्फर के अतिरिक्त, अच्छा, कभी आप लोग मेथेन लिखोगे तो CH4, एथेन लिखोगे तो बच्चों C2H6, अगर कभी प्रोपेन लिखोगे तो C3H8 लिखोगे, अगर कभी आप लोग बेंजीन लिखोगे तो C6H क्या लिखोगे? 6 लिखोगे। यूरिया कभी आप लोग लिख करके चलोगे तो इसको लिखोगे NH2CONH2 लिख के चलोगे। सर इसको आप अभी ने अभी बताया था हमें, हम कहा चलो कम से कम इतना कहानी तो आप लोगों ने याद करके रखा कि मेरी बातों को आपने ध्यान में रखा, ठीक है। अच्छा, जितने कार्बनिक यौगिक आप लोग देख रहे हो, एक बात पहले मेरी समझ लो, इसमें हाइड्रोजन और क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। लेकिन ये जो हमारे पास में यौगिक है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है। तो मतलब मैक्सिमम जो हाइड्रोकार्बन के यौगिक होते हैं, इसमें हमारे पास में उपस्थित होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिसके अंतर्गत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर भी लगा होता है।
उसे हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न यौगिक होते हैं। बहुत सारे ऐसे यौगिक होते हैं। जैसे इसी को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, CH4 में आगे चल के आप लोगों ने पढ़ा होगा, CH3 करूँगा तो यहाँ पर हमको NH2 करना पड़ जाएगा। इसको C2 मैंने H5 किया तो हमको यहाँ से OH करना पड़ जाएगा। इसको मैंने यहाँ से C3H8 कर दिया तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 7 करना पड़ जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर हमको 7 करके इसमें OH देना पड़ जाएगा। यहाँ पर हम लोग कर देंगे C6 तो हमको H कितना होगा, 13 करने के बाद में यहाँ पर हमको सल्फर लगाना पड़ जाएगा। यहाँ पर हम लोग 11 ही फिर लगा करके चलेंगे तो संयोजकता में कमी या अधिकता हो सकती है। जैसे हम लोग एक लगाते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, तो इसमें हमारे पास में चीजें लगती हैं। तो कभी भी अगर आप लोगों के सामने देता है तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके जो यौगिक और तत्वों को अपने साथ में ले लेते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे की चीजों को देख करके चलते हैं। तो अब हमारे पास में अगर देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन और हमारे पास में दे रहा है, तो इसको पहले हमें देखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा पीपीटी बड़ी हो गई है। अच्छा, सिस्टम हैंग कर रहा है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है भाई साहब? नया सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। जैव शक्ति सिद्धांत क्या होगा, हाइड्रोकार्बन क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंधों की प्रकृति होती है। सर ये बता देते तो बड़ा मजा आ जाता। अब हमने कहा कि सर क्वेश्चन पहले हमको ये बता दीजिए कि क्वेश्चन है क्या। कह रहे हैं कि प्रायः कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंधों की प्रकृति क्या होती है। जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं इसमें जो बंध लगा होता है, ये कौन सा बंध लगा होगा। कहें सर पहले बंध का मतलब हमको समझा दीजिए। हमने कहा देखो, जैसे आप कोई सा भी यौगिक बनाते हो, जैसे हमने कहा कि कोई सा भी यौगिक, मैंने कह दिया कि तो कोई सा भी यौगिक जो आपने बनाया है, हमने कहा कि पहला मैं ले रहा हूँ, तो पहला आप लोगों ने ले लिया है CH4। अच्छा सर, इसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं कैसा बनाते हैं, C, एक हाइड्रोजन इधर होता है, एक ऊपर होता है, एक हाइड्रोजन ये होगा, एक हाइड्रोजन नीचे होगा। किस प्रकार का बंध है हमको पहले ये बता दीजिए। ठीक है बाबा, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा पहले हम लोग देखते हैं H2O, इसमें कैसा बंध है हमको आप ये बता दीजिए। हमने कहा कि H2O में H होगा, यहाँ से O होगा, इधर क्या होगा, H हो जाएगा। तो इसमें कौन सा बंध लगा है, सर बेंजीन भी होता है। हमने कहा वेरी गुड, हम लोग बेंजीन को भी देख लेते हैं। C6H6 होगा, या इसका जो स्ट्रक्चर बनता है इस बेस पर बनता है, या इसी को आप लोग बना करके चलते हो। यहाँ से कह रहे हैं कि हमारे पास में जो स्ट्रक्चर बनता है ये इस प्रकार का बन करके चलेगा। इस प्रकार के जितने बेंजीन होते हैं इसे हम लोग बेंजीन कहेंगे। या तो इसी का स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों आप लोग बना करके चलोगे, CH, यहाँ से क्या करोगे, इस पे CH, फिर नीचे ले लोगे CH, फिर ऊपर ले लोगे CH, यहाँ पर ले लोगे CH। अच्छा, इस तरीके से आप लोग देखो, यहाँ से जो लेकर के जाओगे आपको यहाँ दे देगा, एक यहाँ दे देगा। इस तरीके से भी बेंजीन बनाया जाता है, चाहे जिस शब्दावली का आप लोग प्रयोग करो, चाहे जिस भाषा का प्रयोग करो। इसमें कह रहा है कि ये जो बॉन्ड लगा के रखे हैं सरकार, इसी बॉन्ड की बात कर रहा है। ये कौन सा बॉन्ड होता है, तो हमने कहा आप लोग ध्यान दे देना, कभी भी इन बॉन्ड की अगर कभी भी आपसे बात करें कि ये बॉन्ड कौन सा होगा, तो हमेशा ये दिमाग में गांठ बांध लेना। मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, गांठ बांध लेना कि आयनिक यौगिक हमेशा किसके किसके बीच में लगेगा, हमेशा धातु प्लस अधातु के बीच में लगेगा। किसके बीच में, धातु और अधातु के बीच में लगेगा तो आयनिक होगा। हमने कहा कि वजन के आधार पर लगेगा तो वंडर वाल्स बंध होगा। सह संयोजक क्या होगा, समान प्रकार के परमाणुओं के बीच में, या एक हमारे पास में क्या होगा, अधातुओं के बीच में, या तो हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु प्लस अधातु के बीच में। जो हमारे पास में अधातु और अधातु के बीच में बंध लगेगा उसे कहेंगे सहसंयोजी। और कभी आपको इस तरीके से तीर लगा हुआ मिल जाएगा तो समझ लेना कि वो हमारे पास में उपसहसंयोजी बंध है। जैसे मैंने इसका एग्जांपल देता हूँ, NaCl, बताओ NaCl ऐसे ही रहा होगा,
Na होगा, सिंगल बॉन्ड Cl होगा। तो ये इसके बीच में क्या है? अधात्वी बॉन्ड लिखा है, सॉरी धात्वी बॉन्ड है। तो इसमें कार्बनिक यौगिक में अधातु चीजें ही लगती हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सहसंयोजक बॉन्ड हमारे पास में आंसर होगा इसका। ठीक है, अगर वीडियो ज्यादा लंबी समझ में आ रही है तो हम लोग आगे की चीजों को देख करके चलते हैं कि हमारे पास में क्या बन करके चलेगा, इसको हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग चलते हैं। देखो, कह रहे कि एल्काइन का सूत्र क्या होगा, इसमें हमें आप लोग ये बता दीजिए। तो कह रहे कि सर अगर एल्काइन का सूत्र हम लोग इसमें निकाल के चलेंगे ना, तो एल्काइन के सूत्र के बारे में कुछ चीजों की हमें जानकारी देना पड़ेगा। जैसे ये जो लिखा है, थोड़ा लिखावट में गलती हो गई है, टाइपिस्ट सही नहीं था। इसको हम क्या करेंगे? C3H4 करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे? C3H क्या करेंगे? 6 करेंगे। और इसको हम लोग क्या है, ये वाला तो है नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे? C2H6 करेंगे। और इसको हम लोग क्या करेंगे? C6H6 करेंगे। ठीक है, एल्काइन का सूत्र है, ये क्वेश्चन ही कुछ गलत पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एल्काइन का सूत्र फॉलो कर रहा है, कौन सा? एल्काइन के सूत्र का अनुसरण करता है। एल्काइन का सूत्र ये थोड़ी होता है। चलो ध्यान से, तो हमने कहा कि एक आप लोगों ने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, पहला तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं न कहीं से एल्केन, जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है एल्केन। दूसरा वाला हमारे पास में क्या होता है बच्चों? दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं एल्कीन होता है। और बच्चों जो हमारे पास में तीसरा हमारे पास में होगा, उसे हम लोग कहते हैं एल्काइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइन कहा जाएगा। अच्छा, एल्केन का साधारण सूत्र CnH2n+2 होता है। इसका साधारण सूत्र CnH2n होता है। इसका साधारण सूत्र CnH2n-2 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? -2 होता है। ये इसका हमारे पास में जो आ रहा है, ये साधारण सूत्र आ रहा है। ठीक है सर, इसका ये साधारण सूत्र है, इसे हम कहेंगे एल्केन। अच्छा, इसमें जो बॉन्ड का प्रयोग होगा सिंगल, इसमें बॉन्ड लगेगा डबल, इसमें जो बॉन्ड लगेगा ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो बॉन्ड लगेगा कैसा होगा? ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया कि सर डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसमें ये बॉन्ड हो जाएंगे। हमने कहा हाँ। अब अगर यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास में अब क्या चीजें होंगी, एल्काइन के सूत्र कौन बनाएगा? तो हमने कहा कि एल्काइन में कार्बन की संख्या को 2 से गुणा करके 2 घटा दो, जो मिल जाए वही एल्काइन है। इसमें कार्बन का देखो 6 है, कार्बन की संख्या में 2 से गुणा करो, 2 जोड़ दो, उत्तर जो मिल जाए वो एल्केन है। कार्बन की संख्या में 2 से गुणा करके 2 जोड़ दो, जो मिल जाए एल्केन। कार्बन की संख्या में 2 गुणा कर दो, जो मिल जाए क्या है? एल्कीन। कार्बन की संख्या में 2 से गुणा करके 2 घटा दो, जो मिल जाए क्या है? एल्काइन है। तो घटा के लगा के, घटा के, सटा के, ठीक है? ये इसकी हमारे पास में ट्रिक होती है। क्या होगा? लगा के, सटा के, घटा के। इसमें लगा दिया, इसमें सटा दिया, इसमें घटा दिया। लगा के, सटा के, घटा के, एल्केन, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन दबा के मार देंगे, प्राप्त हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि कार्बन 6 है, 6 दूनी 12, ये तो हो ही नहीं सकता है कदापि। 2 दूनी 4, 4 2 कितना होगा? 6। ये किसका फॉलो कर रहा है? जुड़वा रहा है तो एल्केन का फॉलो कर रहा है। अब बंदा पूछ क्या रहा है? एल्काइन। इसमें कितना होगा? 3 दूनी 6, ये किसको फॉलो कर रहा है? एल्कीन को। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा? ये वाला। तो ये वाला हमारे पास में क्या है? सही है, उसमें हमको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे पास में फॉलो कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्लास, देखते हैं कि और क्या होगा। साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। साइक्लोप्रोपेन, बच्चा पार्टी समझो, साइक्लोप्रोपेन की बात कर रहा है। अच्छा ध्यान से देख के चलो, अगर हमारे पास में 1 कार्बन होगा, 2 कार्बन होगा, 3 कार्बन होगा, 4 होगा, 5 होगा, कार्बन 6 होगा, डॉट डॉट, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर मेथ बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एथ। इसे क्या बोलेंगे? प्रोप। इसे क्या बोलेंगे? ब्यूट। इसे क्या बोलेंगे? पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलेंगे बच्चा? कहेंगे सर इसे हेक्स बोलते हैं। ठीक है,
प्रोप आया तो प्रोप में कई कार्बन, प्रोप में 3 कार्बन। सर प्रोप आया, प्रोप में कई कार्बन, 3 कार्बन। और जब प्रोप यहाँ पर आ गया तो चाहे साइक्लो हो चाहे ना हो, प्रोपेन में कई कार्बन होते हैं। कहें सर प्रोपेन में कार्बन होगा 3। बस घस से मार दो, आंसर गिर गया। कहें सर विश्लेषण तो कर दीजिए। हमने कहा हो जाएगा बच्चा। अगर विश्लेषण हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे कि सर विश्लेषण भी करना है भी आपको, हमने कहा कोई बात नहीं, विश्लेषण भी हम लोग कर देते हैं। अगर विश्लेषण हम लोग यहाँ से इतना ही कर देंगे तो विश्लेषण क्या निकला, साइक्लोप्रोपेन का कभी कंपाउंड बनेगा तो वो हमारे पास में होगा CH2, सिंगल बॉन्ड क्या होगा CH2, सिंगल बॉन्ड होगा CH2, इधर लगा देंगे CH2। साइक्लोप्रोपेन एक बंद श्रृंखला का यौगिक है। कैसा होगा, बंद श्रृंखला का यौगिक होगा। इसे क्या बोलते हैं, क्लोज चैन। क्या बोलते हैं, क्लोज चैन। इसी क्लोज चैन को बोला जाता है विवृत श्रृंखला। क्या बोलते हैं, इसी क्लोज चैन को बोला जाता है विवृत श्रृंखला। कौन कौन से ऐसे यौगिक होते हैं जो विवृत श्रृंखला को फॉलो करेंगे, ऐसे कौन कौन से यौगिक हैं। हमने कहा कि जैसे हमारे पास में बेंजीन हो गया, ये विवृत श्रृंखला को फॉलो करेगा। हमने कहा कि हमारे पास में टालुइन हो गया, ये किस श्रृंखला को फॉलो करेगा, ये टालुइन बंद श्रृंखला का यौगिक है। हमने कहा कि पिरिडीन हो जाता है, ये किसको फॉलो करेगा, बंद श्रृंखला को फॉलो करेगा। हमने कहा कि फिनॉल हो जाता है, ये किस श्रृंखला को फॉलो करेगा, बंद श्रृंखला को फॉलो करेंगे। ये सारे सारे कंपाउंड बंद श्रृंखला को फॉलो करेंगे। क्यों, क्योंकि इनकी श्रृंखला कैसी होती है, इस प्रकार से बंद होगी। इसी में से निकल जाएगा बेंजीन, इसी में से निकल जाएगा टालुइन, इसी में निकलेगा ये, इसी में निकल जाएगा फिनॉल। तो ये सारे के सारे जितने कंपाउंड हैं, ये सारे के सारे किसके हैं, विवृत श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। एक बात अब आपको हमेशा ये अपने जहन में बैठाल करके रखना पड़ेगा कि विवृत श्रृंखला का यौगिक होगा, कोई यौगिक और नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास देखते हैं क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, शायद आपसे मिलता जुलता क्वेश्चन देखा। कार्बनिक यौगिक में विवृत श्रृंखला वाला यौगिक है, बताओ जल्दी से। विवृत श्रृंखला वाला यौगिक है। विवृत मतलब, विवृत का मतलब क्या होता है, देखो मैंने इधर उल्टा बता दिया ना आपको, इधर उल्टा बता दिया। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देख तो पहले। अब हम लोग यहाँ से विवृत श्रृंखला कहाँ गया भाई साहब, एल्काइन का सूत्र ये वाला का साइक्लोप्रोपेन। अच्छा ध्यान से देख के चलो, एक तो हमारे पास में क्या होता है, खुली श्रृंखला। नीचे आ गया क्या, चलो, एक तो हमारे पास में क्या होता है, खुली श्रृंखला। ध्यान से समझना बच्चों, खुली। एक हमारे पास में जो श्रृंखला होती है बंद। खुली को हम लोग बोलते हैं विवृत श्रृंखला, अभी मैंने उल्टा बता दिया। और इसको हम लोग बोलते हैं समवृत श्रृंखला। अब जो समवृत श्रृंखला होगी इसको क्या बोलते हैं, क्लोज चेन। और विवृत श्रृंखला को बोलते हैं ओपन चेन। ठीक है, तो जितना पार्ट बोला, विवृत का मतलब ओपन चेन होगा, तो ये क्वेश्चन इसी में हमारे पास में आएगा। अब इसका मतलब ये हमारे पास में आ जाएगा, तो कौन सा हमारे पास में ये होगा, इसको हम लोग पहले देख के चलते हैं। चलो भाई साहब इसको हम लोग देख के चलेंगे, क्योंकि ये कौन सा यौगिक है। हैंग क्यों कर रहा है भाई साहब, बंधों की प्रकृति वाला क्वेश्चन भी हो गया है भाई साहब। अब इसमें ये वाला जो क्वेश्चन हमारे पास में आएगा वो कौन सा आएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बनिक यौगिक वाला एल्काइन का सूत्र भी हो गया, साइक्लोप्रोपेन भी हो गया। अब हमको आना है कौन सा विवृत श्रृंखला का यौगिक है। तो विवृत श्रृंखला कौन होगा, ये बेंजीन बंद होगा, नहीं होगा। साइक्लोप्रोपेन भी बंद होगा, पिरिडीन भी बंद होगा। खुली कौन है, प्रोपेन। तो ये प्रोपेन इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों, आज की क्लास हमारे पास में बस यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में आएगा, ये हमारे पास में आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद में बच्चों हमारे पास में कोई पीडीएफ नहीं है,
क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट वाली क्लास के अंतर्गत हम लोग लेकर के बढ़िया क्वेश्चन चलेंगे, उसमें हमारा लिखित प्रश्न होंगे। ठीक है, चलते हैं, अपना ख़्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, महिलाओं का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएँ कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। जय भारत।